हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। मेरा नाम है करणवीर, आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी। एनाटमी यूनिट 1 पार्ट 14 है। आप आज हमारे पास, ठीक है, टिश्यू का पार्ट 4 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने टिश्यू का पार्ट 3 देख लिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी टिश्यू के बारे में। तो आज से हमारा कनेक्टिव टिश्यू शुरू हो रहा है। इसका हालांकि मैंने क्लासिफिकेशन जो है इसके पहले वाली वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया था, ठीक है, और थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी। तो आज हमने जो कल जानकारी दी थी ना मैंने आपको, उसका हम थ्योरी देख लेते हैं, जो आप अपने कॉलेज के एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। तो देखो, इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट। देखो ये जो पहली लाइन मैंने लिखी ना, मोस्ट अबेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बनता है आपके पास PYQ। पूछा जाता है कि कौन सा टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है। याद रख लेना, आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू कौन सा है आपका? कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, बॉडी में यही डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट बेंड्स टुगेदर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अदर बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो ये आपस में बाइंड होता है, ठीक है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको? दूसरे बॉडी टिश्यूज को, ठीक है। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इंसुलेट इंटरनल ऑर्गन्स। इसके अलावा जो अंदर के ऑर्गन्स है ना, उनको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, इंसुलेट करेगा, है ना। और कंपार्टमेंटलाइज्ड, ठीक है, मतलब कंपार्टमेंट में बंद करेगा किसको? ऑर्गन्स को, स्ट्रक्चर्स को। जैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर मसल्स हैं, तो ये एग्जांपल इसको कंपार्टमेंटलाइज करता है। सर्व एज द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, उसमें भी यही है। जैसे आपका ब्लड है, ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है आपको पता है ना? ऑक्सीजन, एनर्जी, वेस्ट, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू हम बोल सकते हैं कि आगे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करेगा, ठीक है। इज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने का प्राइमरी लोकेशन यही है, ठीक है। इस जैसे एडिपोज, फैट टिश्यू, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, और इम्यून रेस्पॉन्स का भी सोर्स है। तो ये सारी लैंग्वेज जो आपको याद रखनी है, जो आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी। बहुत ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है भैया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोला है? कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक एलिमेंट। इसमें दो बेसिक एलिमेंट होता है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बताया था कल कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें, और सेल्स है, उसके अलावा फाइबर्स भी होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स लोकेशन लोकेटेड बिटवीन इट्स वाइडली स्पेस सेल्स। मतलब समझो यहाँ पर ये क्या है? टिश्यू सेल से मिलकर तो बनता है। तो समझ लो ये सेल है, इन सेल ने मिलकर क्या बनाया? आपका टिश्यू बनाया, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस भी होगा सेल में, तो मैं न्यूक्लियस भी बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इसमें से आपके पास क्या होता है? मैट्रिक्स। इसकी इसी के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, मटेरियल, ठीक है। तो इसके अंदर इसी मटेरियल होता है, और इसी मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या है? ये क्या है भैया? पता नहीं क्या है। अरे यही है तुम्हारा क्या? मैट्रिक्स, ठीक है। इज द मटेरियल लोकेटेड बिटवीन इज वाइडली, देखो, इज द मटेरियल लोकेटेड बिटवीन इट्स वाइडली स्पेस्ड मटेरियल। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन फाइबर। इसमें प्रोटीन फाइबर होते हैं, ठीक है, और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है बताऊंगा। द मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर। तो ग्राउंड सब्सटेंस अपन जिसको बोलते हैं, ऐसे मटेरियल जो सेल और फाइबर के बीच में, मतलब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है ना, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस भी है और फाइबर्स भी है। तो फाइबर और सेल के बीच में जो मटेरियल है, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, फाइबर और सेल के बीच में जो मटेरियल, उसको अपन ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस किसको बोलेंगे? मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द फाइबर्स। समझ में आ गया ना? हाँ भैया, बहुत ईजी था। अरे कुछ भी नहीं था, बहुत बहुत ईजी था, ठीक है। द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स आर सेक्रेट बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स होते हैं ना, है ना, वो क्या सेक्रेट करते हैं? किससे सेक्रेट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू सेल से। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती है कुछ, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स को क्या करती है? क्या करती है? सीक्रेट करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिटरमाइन मच ऑफ द टिश्यूज क्वालिटी। फॉर इंडियंस इन कार्टिलेज द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज फिल्म। अगर आप देखो, जो ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसको अफेक्ट करता है? किसको डिटरमाइन करता है? आपके टिश्यू की क्वालिटी को। जैसे हम देखिए कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीम है, ठीक है। फ्रीम का मतलब कठोर कम है, थोड़ा आप बोल सकते हो नाजुक होता है, लेकिन क्या होता है? फीएबल, मतलब कठोर होता है। फ्रीम का मतलब भी एक तरह से आप बोल सकते हो कठोर। जैसे हार्ड है ना, वैसे फ्रीम, फ्रीम का मतलब भी कठोर होता है। कठोर तो होता है, लेकिन क्या होता है? फ्लेक्सिबल भी होता है। प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। आप देखो कार्टिलेज, आपका ईयर है ना, ईयर, उसको पकड़ो, अगर आप उसको देखोगे तो वो फ्लेक्सिबल है, तभी तो उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होता है? अपना शेप चेंज कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, वो प्लाइबल है, लेकिन हार्ड भी है, यानी कि फ्रीम भी है। दूसरी बात करें बोन्स की, तो बोन्स में तो देखिए हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। बोन जो है वो कार्टिलेज की तरह मुड़ मुड़ नहीं सकती है, बेंड नहीं हो सकती है, ठीक है। बेंड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? प्लास्टर लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर प्लास्टर लेके घूमते रहना। हाँ भैया, आगे देखो। इन कॉन्ट्रैक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट ऑकर्स यूजुअली ओकर्स ऑन बॉडी सर्फेस। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू तो आपकी बॉडी सर्फेस पे होते थे, कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो आपकी बॉडी सर्फेस में नहीं होंगे। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली, हाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, उनमें मतलब
ब्लड कैपिलरीज जो होती है उनकी सप्लाई नहीं होती है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में जो है ना ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू हाईली वेस्कुलर होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो तुम्हें बताना है मुझे कौन सा होता है। दैट इज इट इज़ ए हाई ब्लड रिच ब्लड सप्लाई, इसमें हाई ब्लड सप्लाई होती है रिच। एक्सेप्शन देखो बताया था ना, एक्सेप्शन क्या होता है, इसमें कार्टिलेज होता है, ठीक है, तुम्हें बता दिया होगा तो कार्टिलेज। कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। बाकी शायद जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके पास ब्लड सप्लाई है, कार्टिलेज के पास नहीं होती है, ठीक है। ये एवेस्कुलर होता है, ठीक है। और या अगर ब्लड सप्लाई हो भी है तो सेंसिटिव, मतलब बहुत ही फ्यू, कम, लेस लेस होती है ब्लड सप्लाई। अगर इस शब्द का मतलब क्या होता है, लेस, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू लाइक एपिथेलियल टिश्यू इज सप्लाइड विद नर्व्स। ये चीज़ आपके नर्व्स पे भी शामिल होती है। अब मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू में नर्व्स होती है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में नर्व्स भी नहीं होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में नर्व्स होती है, सॉरी, लेकिन जो आपका कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज उसमें मतलब आप बोल सकते हो क्या, रियान बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में सबके पास नर्व्स होती है, बस एक कार्टिलेज के पास नर्व्स नहीं होती, याद रखना। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबके पास ब्लड सप्लाई है, बस कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, वो ऐसा एवेस्कुलर है। और कनेक्टिव टिश्यू में सबके पास नर्व्स है, बस एक ही ऐसा टिश्यू कौन सा, कार्टिलेज, जिसके पास नर्व्स भी नहीं है। और एपिथेलियल टिश्यू के पास नर्व्स होती है या बताओ, हाँ होती है भैया, होती है, नर्व्स के पास एपिथेलियल टिश्यू के पास होती है, ठीक है, हाँ याद रखना। एम्ब्रियोनिक सेल कॉल्ड मेसेनकाइमा सेल। तो अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक सेल, अब यहाँ पे हम, अब देखो ये आपका क्या हो गया था, ये हमने थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें देख ली है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, इतना ही है। तो अब हम बात करेंगे ये जो आपके सीटी सेल का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की, ठीक है। तो हम फाइब्रोब्लास्ट इन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो एम्ब्रियोनिक सेल कॉल्ड मेसेनकाइमा सेल, आपके पास एम्ब्रियोनिक सेल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, मेसेनकाइमा सेल। तो आपके पास एक एम्ब्रियोनिक सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं मेसेनकाइमा सेल, ठीक है। और इसी से क्या होता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू राइज अप होते हैं। ज़्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू है ना वो मेसेनकाइमा सेल से क्या होते हैं, बनते हैं। ईच मेजर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट्स, जितने भी मेजर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक सेकंड, ये क्या हो रहा, कंटेंट्स एन इनमेच्योर क्लास ऑफ सेल। जितने भी टाइप के जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है ना उनके पास एक इनमेच्योर सेल्स की क्लास होती है, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है वैसे, ब्लास्ट। जो भी सेल के पीछे ब्लास्ट लग रहा है मतलब वो सेल क्या है, इनमेच्योर है, यानी कि उसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है। दिस इनमेच्योर सेल आर कॉल्ड, जैसे आपका एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है, जो कि लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज में होते हैं, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स में होते हैं। ब्लास्ट सेल रिमेन द कैपेसिटी ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। ये जो ब्लास्ट सेल है ना उनके पास क्या होती है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और ये क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी सेक्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन कार्टिलेज एंड बोन वंस ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस, जैसे कार्टिलेज और बोन में जैसे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस होता है, द इनमेच्योर सेल डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर सेल। तो ये जो इनमेच्योर सेल लेते हैं ना, ये जो ब्लास्ट वाले, वो मैच्योर सेल में बदल जाते हैं। और फिर आप इनको ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं बोलोगे, तो हम इसको साइट्स बोलेंगे, जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइब्रोसिस्ट, ठीक है, ये सब नेमली फाइब्रोसिस्ट, कॉन्ड्रोसिट्स, ठीक है, और एंडोस्टीरियोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइट समझ में आ गया ना, कब बोलोगे, जब वो मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर सेल कभी भी आपका क्या नहीं करते, सेल डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब इनके सेल डिवीजन की कैपेसिटी चली जाती है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो भी क्या हो जाता है, देखो और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने की जो इनकी कैपेसिटी वो भी क्या हो जाती है, चली जाती है, ठीक है। और मोस्टली इन्वॉल्व ऑन, ये किस में होते हैं फिर, मॉनिटरिंग में, ठीक है, मेंटेनिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है, और उसका मेंटेनेशन का काम करेंगे, बस ये इनका काम होता है। द टाइप ऑफ सेल इज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, कि मैंने आपको क्या बताया कि ब्लास्ट क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। हाँ भैया, अब आगे बताओ, आगे आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहला हमारा टॉपिक है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ऐसे तो देखेंगे नहीं, ठीक है, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर ये है एक बढ़िया सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, एनाटॉमी को ऐसे पढ़ा जाता है भैया, ठीक है। देखो थ्योरिटी का सब्जेक्ट तो है ना कि भाई तुम्हें बस लिख के ला के दे दूंगा और तुम लोग उससे पढ़ लोगे, नहीं भाई, यहाँ पे पेन चलना चाहिए, तुम्हारा भी और मेरा भी। चल रहा है ना तुम्हारा पेन भी, हाँ भैया चल रहा है। तो समझो, सबसे पहले तो यार फाइब्रोब्लास्ट जो है सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, मोस्ट अबेंडेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया आपने तो बोला था कि मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कनेक्टिव टिश्यू सेल में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट क्या होता है, तो याद रखना मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल जो है वो आपका कौन सा है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। और ये ब्लास्ट है तो ऑब्वियसली बात है इनमेच्योर होगा ये, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसका मेन काम क्या होता है, इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं भैया। हाँ,
तो बताओ फंक्शन क्या होता है, तुम बता दो यार। अभी बताया था मैंने क्या, ये कोई फाइबर प्रोड्यूस करता है, नाम से पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट है, तो फाइबर प्रोड्यूस करेगा। आपके अभी बात, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नाम बता दो किसी को पता हो तो। एक तो वाइट कोलेजन फाइबर और एक येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और बताओ ये क्या करेगा, ये क्या मैट्रिक्स सेक्रेट करेगा? हाँ करेगा, क्यों? क्योंकि ब्लास्ट है और इनमेच्योर सेल जो होते हैं हम आपको मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अलावा और क्या, बस ये चीज़ें हैं क्या भैया? हाँ तो ये चीज़ें हैं, तो इनको अपन एक बार देख लेते हैं। देखो देखो, विथ ब्रांच प्रोसेसेस, ब्रांच प्रोसेसेस होती है, ओके ओके ओके, ब्रांच प्रोसेसेस होती है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन जनरल कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एंड यूजुअली आर द मोस्ट न्यूमेरस, सबसे ज़्यादा ये मोस्ट न्यूमेरस होते हैं, मतलब अबेंडेंट होते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेटिंग फाइबर्स, ठीक है। तो भाई साहब इतना सा लिखा है भैया आपने, तो अभी रुको एक चीज़ समझो। यहाँ पे मैंने एक अच्छी बुक की थ्योरी भी तुम्हारे लिए लिख के आया हूँ, उस बुक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, तो मैं सोचा ये भी तुम्हें बताना चाहिए। देखो फाइब्रोब्लास्ट मोस्ट अबेंडेंट, एक तो ये चीज़ याद रखना कि मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दे आर लार्ज एंड प्रोसेस इरेगुलर प्रोसेस, इनमें इरेगुलर प्रोसेसेस होती है। दे ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आपके कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड मैट्रिक्स भी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, ठीक है। थॉट इन इलास्टिक फाइबर आर द मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ द बॉडी, जो आपका मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होता है ना आपकी बॉडी का, वो इलास्टिक कोलेजन फाइबर होते हैं। कौन से? इलास्टिक कोलेजन फाइबर, ठीक है। वेरी फाइन कोलेजन फाइबर समटाइम कॉल्ड रेटिकुलिन फाइबर। तो रेटिकुलिन फाइबर पता है किसको कहा जाता है? कि बहुत छोटे छोटे जो पतले पतले फाइन जो कोलेजन फाइबर होते हैं। देखो दो तरह के फाइबर है आपके पास, तो कोलेजन फाइबर है, एक है इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो जो एकदम पतले पतले जो फाइन कोलेजन फाइबर है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं। तो रेटिकुलर फाइबर किसको बोला जाता है, याद रख लेना। प्रोवाइड ए सपोर्टिंग फाइब्रस नेटवर्क इन हाईली एक्टिव टिश्यू सच एज द लीवर, lymphoid टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट आर पर्टिकुलरली एक्टिव इन टिश्यू रिपेयरिंग, वुंड हीलिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ना, वहाँ पे टिश्यू रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई घाव हो गया तो उसको भरने में मदद करेगा, ठीक है। कैसे कि दे मेन बाइंड टुगेदर टू द कट सर्फेस ऑफ द वुंड, ठीक है। तो जैसे मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कोई ब्लड वेसल्स है ना, और यहाँ पे तुम्हारे कोई टूट फूट हो गई या फिर कुछ घाव हो गया है ना ब्लड वेसल्स में, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस तरीके से बाइंड कर जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट इस तरीके से बाइंड कर गए और उसको क्या कर देंगे, इसको ब्लॉकेज कर देंगे, ताकि ब्लड जो है वो लॉस नहीं हो, ठीक है। समझ में आ गया? या ग्रेनुलर टिश्यू फॉर्म बनाएंगे, टिश्यू डिस्ट्रक्शन के दौरान ग्रेनुलेशन टिश्यू करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू कब? टिश्यू डिस्ट्रक्शन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी थी, जो तुम्हारे लिए लिया है, इनको भी याद रख लेना, थ्योरी में लिख के आ जाना, ठीक है। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन भी सकता है कि बताओ रेटिकुलर फाइबर किसको कहा जाता है, ठीक है। या जो कनेक्टिव टिश्यू है, क्या वो टिश्यू रिपेयरिंग में मदद करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू ना, मतलब कनेक्टिव टिश्यू सेल जो है ना, कौन सा? फाइब्रोब्लास्ट, क्या ये मदद करता है? तो आप बोलना बिल्कुल करता है, मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोफेजेस, ठीक है। अब तो शुरू कर देते हैं इसको, लेकिन ऐसे तो ना करेंगे भैया, पहले हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, है ना। समझ में तो आ रहा है ना जो हम पढ़ा रहे हैं? कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सब्सक्राइब भी नहीं करके जाते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर देखते हो तो वीडियो को, ठीक है। तभी तो हम तुम्हारे लिए टीचर ला पाएंगे, वरना तो तुम पढ़ते रहना पूरी ज़िंदगी पर, क्या एनाटमी, बाकी सब्जेक्ट कैसे आएंगे? हाँ भैया सही है, सब्सक्राइब करेंगे हम, ठीक है, कर देना यार। देखो इसको अपन और क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो बता दो किसी को, मैं मौका देता हूँ, मैं समय देता हूँ तुम्हें, बताओ। मैक्रोफेजेस आर आल्सो नाउन एज, क्या कहा जाता है इनको? बता दिया होगा तुमने वैसे तो, मुझे यकीन है। हिस्टियोसाइट्स, इनको हिस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है, या बोल सकते हो प्लाज्मेटोसाइट्स, आल्सो नाउन एज हिस्टियोसाइट्स या प्लाज्मेटोसाइट्स, ठीक है। अगली चीज, ये रेगुलर होते हैं, इरेगुलर, तो याद रखना ये इरेगुलर शेप के होते हैं। अच्छा भैया, इरेगुलर शेप के होते हैं, हाँ इरेगुलर शेप के होते हैं। अगली चीज़, अरे चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ, सीखते जाओ, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा? इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता है। साइटोप्लाज्म क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इज़ मोर, दिल मांगे मोर, जैसे साइटोप्लाज्म क्वांटिटी मांगे मोर है। देखो फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं। फेगोसाइटोटिक का मतलब तो जानते हो ना? हाँ साइटोसिस तुम जानते हैं, ठीक है। तो फाइगोसाइटोटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसको? आपके बैक्टीरियाज को,
ठीक है। वायरसेस को, अच्छा वायरसेस को है, हाँ किससे, फेगोसाइटोसिस से, ठीक है। इसके अलावा अपन इनको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जो मैं बता रहा हूँ, पी वाई क्यू है तो याद रखना। हाँ तभी हम सोचे भैया आज आपने एक भी पी वाई क्यू क्यों नहीं बताया है, ऐसे तो पी वाई क्यू फेंकते रहते हो, आज एक भी नहीं बताया, तो बता रहे हैं ना। इसको स्कैवेंजर, एवेंजर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्कैवेंजर बोल रहा हूँ। स्कैवेंजर सेल भी कहा जाता है, ठीक है। स्कैवेंजर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्यों कहा जाता है भैया, बिकॉज लिख लो, बिकॉज पूछा जा सकता है कि वाई आर दे कॉल्ड स्कैवेंजर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आ गया कॉलेज वाले पेपर में तो तुम क्या लिख के आओगे, तो ये लिख के आना, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय, क्या करते हैं ये, डिस्ट्रॉय करते हैं, किसको, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं ये बता रहे हैं ना, दे डिस्ट्रॉय डेड, जो मरे हुए हैं, और जो तुम्हारे डैमेज्ड सेल्स होती है ना, जो तुम्हारे जो डैमेज सेल है, जो मरी हुई सेल है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, स्कैवेंजर ऑफ सेल है। समझ में आ गया ना, हाँ भैया समझ में आ गया। तो आगे बढ़े क्या, बढ़ते हैं, तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है ये, देखो समझो। मैक्रोफेजेस लार्ज फेजेस इसको बोलते हैं। देखो पहली चीज़ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहली लाइन में मैंने बता रखी है, क्या, ये मोनोसाइट से डेवलप होता है, इसको तो तुम याद ही रख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पी वाई क्यू सीधा बनता है कि, मतलब पी वाई क्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका मैक्रोफेजेस है ना, मैक्रोफेजेस वो किससे डेवलप हुआ है, मोनोसाइट से। मोनोसाइट आपका डब्ल्यू का एक टाइप है ना, और मैक्रोफेजेस है इरेगुलर शेप, ठीक है, विथ शॉर्ट्स ब्रांच प्रोजेक्शन एंड आर केपेबल ऑफ इनग्लूटिंग बैक्टीरिया, ठीक है, या सेलुलर डिब्रिस। सेलुलर डिब्रिस का मतलब होता है जो सेल का कचरा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको भी ये क्या कर लेता है, निगल लेता है, कैसे, फेगोसाइटोसिस के जरिए। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस रिड्यूस इन रिसाइड्स इन ए पर्टिकुलर टिश्यू, कोई भी एक पर्टिकुलर टिश्यू है तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस ही क्या होंगे, उसको उसमें पाए जाएंगे, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होते हैं मैक्रोफेजेस, फिक्स नंबर में पाए जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू में। एग्जाम्पल इन एल्यूलर मैक्रोफेजेस इन द लंग्स और स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस इन द, ठीक है। तो जैसे एल्वेलाई मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो लंग्स में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्वेलाई मैक्रोफेजेस, ठीक है। आपके स्प्लीन में जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। तो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं उनका नाम भी जगह के हिसाब से पड़ता है। जैसे एल्वेलाई में है तो एल्वेलर हो जाएगा, ठीक है, स्प्लीन में है तो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस हो जाएगा। अब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मैक्रोफेजेस है जो बॉडी के हर टिश्यू में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे भी मूव कर सकता है, याद रखना, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये ग्रीन कलर वाली, क्या, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस हैव द एबिलिटी, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टिश्यू, की पूरी टिश्यू में मूव कर सकते हैं, एंड गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है ना वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, ठीक है, टू कैरी ऑन फेगोसाइटोसिस। समझ में आ गया ना, क्या कि एक ऐसा टाइप का मैक्रोफेजेस जो पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यू है उनमें तो मूवमेंट कर सकता है, बताओ कौन सा है, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। इसके साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे भी जा सकता है, फेगोसाइटोसिस कर सकता है। कौन सा है, कौन सा है, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये याद रख लेना, ग्रीन कलर वाला। ओके आगे बढ़ते हैं, मास्ट सेल। अच्छा भैया अब मास्ट सेल के बारे में हमें बताओगे आप, हाँ बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे, ऐसे तो ना बताएंगे, हम तो ऐसे बताएंगे, समझो ना। अगला जो आपके पास सेल आता है तीसरे नंबर का, वो आता है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल क्या है समझो, जी ना, तो लाइक किसकी तरह होता है ये, बेसोफिल, तुम्हारे जैसे बेसोफिल्स ऑफ ब्लड होते हैं ना, ब्लड में जैसे तुम्हारे पास बेसोफिल होते हैं, ठीक है, उसी की तरह था, वो मोनोसाइट की तरह था, ठीक है। मैक्रोफेजेस किसी तरह था, मोनोसाइट से तो डेवलप हो रहा था। यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते, जैसे ब्लड है ना, ब्लड ब्लड में तुम्हारे पास बेसोफिल होते हैं ना, तो जब वही बेसोफिल, वापस बोल रहा हूँ, जब ब्लड में तुम्हारे बेसोफिल है, वही बेसोफिल जब तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू में चले जाएंगे तो उसको मास्ट सेल बोलेंगे, बस तुम्हें ये याद रखना है कि एक ऐसा टाइप का सेल है जो ब्लड में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेसोफिल, और अगर वही सेल तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू में चला जाएगा तो उसका नाम मास्ट सेल पड़ जाएगा, बस यही है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। मतलब आप कुछ मतलब बोल सकते हो कि बेसोफिल ही है, ठीक है, और फंक्शन में भी इनका फंक्शन एकदम सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ओके, फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो पहली चीज़ तो किस में पाए जाते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाए जाते हैं, लूज कनेक्टिव में पाए जाते हैं। तो
लोकेशन याद रखना भैया, है ना, लोकेशन भेज। तो किसने बोला मास्ट सेल, तेरी लोकेशन भेज। तो ये मास्ट सेल क्या बोल रहा है, आ जाना लूज कनेक्टिव टिश्यू में, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू में बैठा हूँ। किसमें बैठा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है भैया, हाँ, लूज सीटी में, कनेक्टिव टिश्यू में। इसके अलावा फंक्शन, देखो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। पहली बात तो ये क्या करेगा बता दो, अगर तुम में से किसी को पता हो तो, या वैसे ये सारी चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। एनाटॉमी तुम्हें पहले पढ़ रखी है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये सारी चीज़ पढ़ी हुई चीज़ें आ रही है ना। हाँ बता दो यार। हिस्टामिन सुना तो होगा इसका नाम, है ना। हिस्टामिन ये रिलीज करता है। अब हिस्टामिन का तुम्हें फंक्शन पूछ ले कि हिस्टामिन का क्या फंक्शन है, तो इसका इसका पहला पहला फंक्शन होता है वैसो डायल्यूशन, वैसो डायलेशन, ठीक है। डायल्यूशन डायलेशन, वैसो डायलेशन का मतलब क्या है, किसी को पता हो तो बता दो, मैं बता देता हूँ वैसे। इसका मतलब होता है, क्या होता है बताओ, इंक्रीज ब्लड वेसल डायमीटर, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल है ना उसके डायमीटर को बढ़ा देगा। तो ये किसका काम होता है, हिस्टामिन का काम होता है, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी का भी यही काम करता है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, एलर्जी, है ना। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता, देखो समझ लो तुम्हें कि धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो जब तुम धूल मिट्टी वाली जगह पे जाओगे ना, तो तुम्हें क्या होगा, छींकें आना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारे नाक लाल हो जाएगी, छींकें, नाक से म्यूकस निकलेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वहाँ पे तुम गए तो तुम्हारे डस्ट पार्टिकल तुम्हारे नाक में गए, ठीक है, तुम्हारे नोज से तुम्हारे नोज में चले गए ना, और डस्ट पार्टिकल से तुम्हें एलर्जी थी। तो उस वक्त तुम्हारी बॉडी ने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन, तुम्हें ये बताने के लिए कि भाई साहब यहाँ पे कोई गलत चीज़ है जिससे तुम्हें एलर्जी है, ताकि तुम उस चीज़ को, वो जगह को छोड़ के चले जाओ। तो वो कब होगा, जब तुम्हारे साथ ऐसे सारी चीज़ें होगी ना, तभी तो उस चीज़ को तुम वहाँ से तुम अपने मुंह पे मकाप लगाओगे और फिर वहाँ से भागोगे डस्ट में से, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तुम्हें छींके आना, आंखों में से पानी निकलना, नाक में से म्यूकस निकलना, ठीक है, कब, जब आप ऐसे डस्ट वाले जगह पर जाते हो, तो वो इसी कारण होता है, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ भैया, हाइपर सेंसिटिविटी। फिर आप क्या करते हैं, कुछ गोलियाँ लेते हो ना, तो वो गोलियों में क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होता है। वो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, ये जो हिस्टामिन है ना, कैसे वो कम कर देता है, जिससे जो आपकी एलर्जी वाली जो भी चीज़ें वो बंद हो जाती है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसके बाद में आता है तुम्हारे पास, ये तो पहली चीज़ थी जो रिलीज़ करता था। दूसरी चीज़ क्या रिलीज़ करता है ये, अच्छा और भी रिलीज़ करता है क्या, अरे बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करता है, अभी देखो समझो। ये निकालता है आपका सेरोटोनिन, ठीक है। और ये सेरोटोनिन आपका किस में काम करेगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन में। अब ये तो तुम समझ गए होंगे, उसका उल्टा है, मतलब वैसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीज। वैसो, अरे यार कहाँ है बे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में गया ना, बस समझते जाओ चीज़ों को, हम तुम्हें समझाते हैं, तुम समझते जाओ। अगला आता है लास्ट, एक ऐसा, ये ऐसा एक ऐसा सब्सटेंस भी निकालते हैं जो किस में मदद करता है तुम्हारे, किस में मदद करता है, एंटी कोगुलेशन में। मुझे बता दो क्या नाम है उसका, मतलब ये कि एक ऐसा सब्सटेंस जो तुम्हारे ब्लड के एंटी कोगुलेशन में मदद करेगा, तुम्हारे ब्लड को जमने से रोकेगा। कौन सा है वो, है ना, किसी को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो पता चल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसको बोलते हैं हेपेरिन, क्या बोलते हैं, हेपेरिन, ठीक है। तो ये एंटी एंटी कोगुलेशन में मदद करता है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ओके तो आगे बढ़ जाते हैं, देखो उसको पढ़ लो। तो आर अबेंडेंट अलोंग साइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये मतलब ब्लड वेसल्स के आसपास में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं। डेट सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं क्या, कनेक्टिव सप्लाई, डेट सप्लाई
सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। ब्लड वेसल दैट सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू। तो मतलब यहाँ से क्या बोल रहा है कि ये मास्ट सेल बताऊँ कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ऐसी ब्लड वेसल के पास में जो कनेक्टिव टिश्यू को सप्लाई करती है, ठीक है। मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जो कनेक्टिव टिश्यू के पास जा रही है ना, सप्लाई हो रही है, तो उनके पास में ये अबेंडेंट होते हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स के पास में अबेंडेंट होते हैं, ये ऐसी ब्लड वेसल जो कनेक्टिव टिश्यू को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, ठीक है। दे प्रोड्यूस हिस्टामिन, ठीक है। ए केमिकल डेट डायलेट्स स्मॉल ब्लड वेसल्स ए पार्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होगा तो उस दौरान में क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब डायलेशन कर देगा, मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देगा। कब, जब इन्फ्लामेशन होगा। द बॉडीज रिएक्शन टू इंजरी और इन्फेक्शन, मतलब आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो गई तो उस दौरान ये क्या करेगा, वैसो डायलेशन कर देगा, मतलब जो ब्लड वेसल्स उनका डायमीटर बढ़ा देगा। इन रिसर्च रिसेंटली डिस्कवर द मास्ट सेल कैन बाइंड टू इंजेस्ट एंड किल बैक्टीरिया। तो ये रिसर्चर्स ने ये भी पता लगाया कि जो मास्ट सेल है ना, वो बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। इतना सा लिखेंगे क्या, नहीं, अब ये लिखो बुक की लैंग्वेज जो तुम्हारे लिए मैं लिख के लाया हूँ, बहुत अच्छी बुक है, उसकी लैंग्वेज है, समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ। दीज आर द सिमिलर टू बेसोफिल। पहली बात तो ये बेसोफिल के जैसा ही होता है, मैं तुम्हें ये चीज़ बता चुका हूँ तो वापस से तुम्हें रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिखा दिए है ना। ल्यूकोसाइट, ठीक है, दे आर फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है ना। तो इसकी लोकेशन क्या बताई थी इसने कि भाई मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में बैठा हूँ, आता तो आ जा, ठीक है। स्पेशली इन एरिया एक्सपोजेस टू एक्सटर्नल इन्वेलेट्स द, जैसे आपके GI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एंड द स्किन एज वेल एज अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन, तो ये आपकी स्किन में होगा, ठीक है। और जो आपके फाइब्रस क्या है, कैप्सूल है ऑर्गन्स के वहाँ पर, ठीक है, जैसे लीवर और स्प्लीन में, यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हेपेरिन, हेपेरिन होगा, हिस्टामिन होगा और दूसरे सब्सटेंस भी होंगे, ठीक है। सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ें इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स है उनमें होते हैं। तो ये सब कब रिलीज होते हैं, जब टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। रिलीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स कंटेंट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो तुम्हें ग्रीन रेड लाइन्स लिखना है, क्या, डी ग्रेन्युलेशन जिसको बोलते हैं। मतलब ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, उनमें तुम्हारे पास हेपेरिन, ठीक है, सेरोटोनिन, अलग अलग सब्सटेंस है। तो ये कब रिलीज होंगे, जब टिश्यू डैमेज होगा। तो इन ग्रेन्यूल्स को रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसको अपन डी ग्रेन्युलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कि रिलीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स कंटेंट इज कॉल्ड डी ग्रेन्युलेशन, ठीक है। हिस्टामिन इज इन्वॉल्व इन द लोकल जनरल इन्फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन रिएक्शन में हिस्टामिन जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इट स्टिमुलेट्स सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, एसोसिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज, बता दिया, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। हेपेरिन जो होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड को, मतलब ये एंटी कोगुलेशन का काम करता है, ठीक है, ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक है। विच हेल्प टू मेंटेन ब्लड फ्लो। देखो एंटी कोगुलेशन का मतलब ये है ना कि आपका ब्लड है ना वो जम जाता है, ठीक है, तो उसको जमने से रोकता है ताकि ब्लड की जो सप्लाई है वो बराबर होती रहे, ठीक है। तो फ्लो थ्रू आउट इन्फ्लम टिश्यूज, ताकि जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के पास पहुँचे, आपके सप्लाई सेल के पास हो, ठीक है। ब्लड की मतलब जो ब्लड है वही आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुँचाएगा। अगर ब्लड ही कोगुलेट हो गया, मतलब जम गया, तो फिर ग्लूकोज या आपका ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगा, ठीक है। और ब्रिंगिंग एडिशनल डिफरेंसेज ल्यूकोसाइड टू द एरिया, और ताकि जो ब्लड है वो एडिशनल ल्यूकोसाइड भी कहाँ पहुँचा सके, एरिया तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब वो ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, और वो ब्लड कोगुलेट कब नहीं होगा, जब मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, आपका हेपेरिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ यही होती है, तुम्हें याद रखनी होती है। अब आता प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल को अपन क्या बोलते हैं बताओ, लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा सेल को याद देखो, प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम भी मैं बता देता हूँ, फिर तुम बोलोगे बताया नहीं, देखो यहाँ पर, ठीक है, इनको लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो आर स्मॉल सेल डेवलप फ्रॉम टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, है ना, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट ही है आपको कुल मिला के, ठीक है। जैसे ब्राइट ब्लड सेल में जिसको आप लिम्फोसाइट बोलते हैं ना, वही जब कहाँ पे जाएंगे आपके, यहाँ पर कहाँ पे इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, तो उसको प्लाज्मा सेल बोलेंगे, ठीक है। सेम ही है, वाइट ब्लड सेल में जिसको आप लिम्फोसाइट बोल रहे हो वही प्लाज्मा सेल कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू में। प्लाज्मा सेल सेक्रेट एंटीबॉडी प्रोटीन डेट अटैक और न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंस, तो ये एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, आपको बताइए, जो कि अटैक करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा फॉरेन पार्टिकल्स या सब्सटेंस को इन द बॉडी। प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इम्यून रेस्पॉन्स। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, वायरस बैक्टीरिया इन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो आपको किससे बचा रहे, बीमारियों से। मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसर्च इन कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दे आर कॉल्ड अबेंडेंट इन द सेलिवरी। तो ये किस में अबेंडेंट होते हैं, आपके सेलिवरी ग्लैंड्स में, ठीक है, लिम्फोइड नोड्स में, स्प्लीन में, तो इन सब में ये अबेंडेंट होते हैं, बोन नेरो में। ओके भैया आगे बढ़े। आगे आता है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स को अपन वो क्या बोलते हैं, लिख लो यहाँ पर, क्या बोलते हैं भैया, बता रहे हैं ना, फैट सेल,
एडिपोसाइट्स आर आल्सो नोन एज फैट सेल। तो इसको बहुत लिख भी रखा है मैंने, आल्सो नोन एज फैट सेल एंड एडिपोस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू सेल दैट स्टोर ट्राइग्लिसराइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या स्टोर करता है, ट्राइग्लिसराइड। भाई साहब PYQ वाली चीज़ है, हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। कि ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, कौन, फैट सेल या एडिपोसाइट या एडिपोस टिश्यू, क्या किसको किसको स्टोर करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है। दे आर फाउंड डीप इन द स्किन, स्किन के अंदर पाए जाते हैं, डीप में अराउंड ऑर्गन सच एज किडनी और हार्ट के अराउंड भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इजी है, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं हम ल्यूकोसाइट को, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट की देख लेते हैं हम। तो वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन सिग्निफिकेंट नंबर इन नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, हाउएवर इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन कंडीशन दे माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू कनेक्टिव टिश्यू। देखो जो वाइट ब्लड सेल है ना, ल्यूकोसाइट एक वाइट ब्लड सेल का टाइप है, तो ये है ना आपके कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाए जाएंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, लेकिन हाउएवर इन रिस्पॉन्स टू कंडीशन दे माइग्रेट। लेकिन समझ लो कोई आपके कनेक्टिव टिश्यू में कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आ गया, तो उसे लड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल चाहिए। तो ये जो वाइट ब्लड सेल है उस दौरान क्या होंगे, ब्लड से किस में चले जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू में। ये बोल रहा है कि ये माइग्रेट कर जाते हैं, कहाँ से, ब्लड से किस में, कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब ये माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूट्रोफिल है, तो ये क्या होगा, इन्फेक्शन की साइड पे जाके क्या हो जाएगा, गैदर हो जाएंगे, ठीक है। इसेनोफिल माइग्रेट टू द साइट ऑफ पैंक्रियाटिक इन्वर्जन, ठीक है। जैसे आपका इसेनोफिल कहाँ पे जाके गैदर हो जाता है, पैंक्रियाटिक इन्वर्जन के दौरान, ठीक है, और एलर्जी रेस्पॉन्स के दौरान। तो ये क्या है, ये वाइट ब्लड सेल ही तो है जो ब्लड में से कहाँ पे चलेगा, टिश्यू में चलेगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में, जब भी कोई ऐसी कंडीशन हुई तो, ठीक है। ये बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे अंदर पहले प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन एक फ़ोन लगा देना आ जाएंगे अमेरिका की तरह, लेकिन फिर वो आते नहीं, वो अलग बात है। नहीं ये तो आते हैं, ये दोगले नहीं है साले, है ना, अमेरिका दोगला है, वो नहीं आता है। ल्यूकोसाइट, white blood cells are normally found in small numbers in healthy connective tissue, but neutrophils migrate in significant number during infection and play an important part in tissue defense। देखो ल्यूकोसाइट वही चीज़ है, मैंने आपको दूसरी बुक्स जो बुक मैंने आपको बताई थी उस बुक में से बहुत बढ़िया चीज़ मैंने देख ली। देखो वाइट ब्लड सेल आर नॉर्मली फाउंड इन ए स्मॉल नंबर, है ना, इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू में स्मॉल नंबर पाए जाएंगे, ठीक है। बट न्यूट्रोफिल माइग्रेट इन सिग्निफिकेंट नंबर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, वही चीज़ है ना कि जब जरूरत पड़ेगी ना, जब मुसीबत आएगी तब आ जाएंगे ये लोग मदद के लिए, ठीक है। एंड प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन टिश्यू डिफेंस में, ठीक है। प्लाज्मा सेल डेवलप फ्रॉम बी लिपोसाइट ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब इतना ही था जो तुम्हें आज देखना था, ठीक है। तुम्हारा लास्ट जो था 6 नंबर का वो भी हो गया है। तो अब क्या करें, बस कुछ नहीं, एक चीज़ याद रखना कि यार मेरी सारी वीडियोस जो है वो इसी फॉर्मेट में फेसबुक पे भी अपलोड कर दी है, क्योंकि यूट्यूब कोई भरोसा नहीं, कभी भी डिलीट कर देता है। तो मैं नहीं चाहता तुम्हें पढ़ाई पे इसका इफेक्ट पड़े, इसलिए मैंने सारी चीज़ें करी है। तो तुम चाहो तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना। और बस आज का लेक्चर इतना ही था। इस वीडियो नोट्स में प्रोवाइड किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के आवश्यक उद्देश्य एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री में जो तैयार की गई है, कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण शैली से ली गई है। मैं इस सामग्री पे कोई भी स्वामित्व, ऑनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। ये सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड और अनजाने उपयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेकर प्रकाशक को जाता है।